स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। आज हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का 11 से 13 जेपीएससी का जो मॉडल सेट प्रैक्टिस है वो लेकर आए हैं और उसको आज हम लोग करेंगे। इसमें देख लीजिए आप लोग, कुल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इसमें व्याख्या भी है। और ये जो इसमें सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि ये जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है मॉडल सेट, उसमें सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का विभाजन किया गया है। जैसे आपका इतिहास से 15 प्रश्न है तो 15 प्रश्न दिया गया है, भूगोल से 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न दिया गया, यानी कि सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का विभाजन किया गया है आपके एग्जामिनेशन के देखते हुए कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे एनालिसिस किया है, इसको पढ़ा है और मुझे एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। और इसका जो एकदम परीक्षा पैटर्न जो होगा उसी के अनुसार ये एकदम संधारित प्रश्न है। आज हम लोग पेपर 1 के प्रैक्टिस सेट 1 को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, और इसमें विषय सूची को भी आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो 7 to 10 जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा है उसका हल किया हुआ प्रश्न है। और यहाँ पे आपका मॉडल सेट देख लीजिए, कुल 30 मॉडल सेट है। आज हम लोग पहला मॉडल सेट करेंगे पेपर 1 का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मॉडल प्रैक्टिस सेट पहला, ये प्रथम पत्र का है। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से कि किस तरह से प्रश्नों का विभाजन आपके प्रैक्टिस सेट में किया गया है। भारत का इतिहास से देखिए 15 प्रश्न आने वाले हैं, जो आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार 15 प्रश्न हैं। वहीं यहाँ भी आपका 15 प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर मिलान करना है कि पहला है अथर्ववेद, अथर्ववेद में किस बात की व्याख्या की गई है इसके बारे में आपको मिलान करना है। फिर है ऋग्वेद, फिर सी में है यजुर्वेद, डी में है सामवेद। तो अथर्ववेद का संबंध होता है दोस्तों औषधियों से संबंधित होता है, तो इसका मिलान हो जाएगा औषधियों से संबंधित। फिर आपका हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद का संबंध होता है ईश्वर महिमा से। यहाँ ऋचाएँ बहुत है, ईश्वर की महिमा ही इसमें ज़्यादातर किया गया है, ऋग्वेद में श्लोक ज़्यादा है। उसके बाद आ गया यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं दोस्तों, चारों वेद में किस चीज़ की खासियत है उसको मिलान करने के लिए कहा गया है। यजुर्वेद है, यजुर्वेद में बलिदान विधि के बारे में बताया गया है। और सामवेद जो है ये संगीत प्रधान होता है। ये जो सामवेद है इसमें संगीत के बारे में ज़्यादा है, इसको कहते हैं सामवेद को संगीत प्रधान वेद। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सुमेलित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। ये बुद्ध का ही दर्शन है क्षणिकवाद, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मशक। मशक जो है वहीं की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण के रूप में दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कथन ए है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण है आर, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। अब है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला में कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, जो कि नहीं है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है।
ये तो सही है बिल्कुल कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, और आर जो है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, फिर से है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ सुमेलित करने के लिए कहा गया है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये कोणार्क में है। उसके बाद है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। उसके बाद है हवा महल। हवा महल जयपुर में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा ये कर्नाटक में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो जिहाद की घोषणा खानवा के युद्ध में बाबर ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जिहाद की घोषणा बाबर ने कब की थी, किस युद्ध में की थी? तो खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी और इस युद्ध को बाबर ने जीता भी था। नेक्स्ट है, किसने कहा था एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? तो ये कृष्णदेव राय ने कहा था कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए, ये कृष्णदेव राय ने कहा था। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कुट की सहायता से चयन कीजिए। कौन से जो राजा है पहले आए हैं, पहले शासन किए हैं, उनको उनके अनुसार आपको सजाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा रजिया सुल्ताना। ये गुलाम वंश से संबंधित थी। रजिया सुल्ताना पहले आई हैं। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी का समय है, फिर उसके बाद शेरशाह का समय है, उसके बाद अकबर। क्योंकि अकबर हुमायूं के बेटे थे और हुमायूं का लड़ाई शेरशाह से हुआ था, तो इस तरह से हम लोग इसका मिलान कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 4, 3, 1, 2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो किसने किया था? तो ज़मीन की फसल की नपाई, ज़मीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने इसका दावा किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता को शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने प्रभावित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 प्रतिनिधियों ने, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? यहाँ छूटा हुआ है दोस्तों। देखिए, जो बुक होते हैं वहाँ भी कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो कुछ गलती नहीं होगा, इंसान से ही गलती होती है। तो आप लोग उसे थोड़ा सा देख लेंगे और कहीं गलती हो तो उसे कमेंट में जाकर ज़रूर लिखेंगे। तो जालियांवाला बाग में हत्याकांड के विरोध में किसने इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे शंकरन नायर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शंकरन नायर। अगला देखते हैं प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कि यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाता है, 2 प्रश्न इस क्वेश्चन से आपके बन रहे हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था। तो विनोबा भावे थे, ये आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। और दूसरा है कि दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सही है, यानी कि किस लेखक ने कौन सी किताब लिखी है। तो यहाँ पे दिया गया है डीपी मिश्र लिविंग एन एरा, तो ये आपका सही है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीपी मिश्र ने लिविंग एन एरा लिखी है। देखिए दोस्तों, इस सेट में बहुत अच्छा से क्वेश्चन का जो विभाजन किया गया है प्रश्नों के अनुसार, अंकों के अनुसार, वो बहुत ही अच्छा है। सिलेबस के अनुसार किया गया है। अभी हम लोगों ने 15 प्रश्न इस सेट में इतिहास से किए हैं। अब भारत का भूगोल से ये 10 प्रश्न आ गए। अब हम लोग देखेंगे 10 प्रश्न भारत के भूगोल से। तो प्रश्न है आपका, भौगोलिक रूप से गंगोत्री हिमनद के अग्रभाग यानी गोमुख से किस नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो किससे हुआ है, गंगोत्री हिमनद भागीरथी से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। नेक्स्ट देखते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। गोंडवाना क्रम की चट्टान में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेखा भी कहा जाता है। तो सुनहरा रेखा भी कहा जाता है दोस्तों, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, कमेंट करके जल्दी जल्दी हमें बताएं। सुनहरा रेखा कहा जाता है जूट को। नेक्स्ट है, शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है। तो जलोढ़ पंख कहा जाता है भाबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाबर, शिवालिक का जलोढ़ पंख। नेक्स्ट है, सैंडल चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल चोटी जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी चोटी है सबसे ऊंची, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल चोटी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। इनमें से कौन सा सही क्रम है, इसका सही क्रम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल है सबसे पहले, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर लास्ट में आपका छत्तीसगढ़। ब्लैक इंडियन किस घास स्थल के प्रमुख निवासी हैं। तो इसका आंसर है प्रेरी। प्रेरी घास स्थल जो है उसके निवासी को कहते हैं ब्लैक इंडियन। नेक्स्ट है, सेंटोस पत्तन को किस नाम से जाना जाता है। तो सेंटोस पत्तन को हम लोग कहुआ पत्तन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कहुआ पत्तन भी है, सेंटोस पत्तन। नेक्स्ट देखते हैं, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप मुख्यतः किस नदी की विशेषता है। तो जालीनुमा अपवाह जो है वो नर्मदा नदी की विशेषता है। किस नदी की है, नर्मदा नदी की, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल के बारे में बोल रहा है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, मतलब सबसे ज़्यादा जगह में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, अब सिलेबस के अनुसार फिर जो दिया गया है, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन से 10 प्रश्न आपके सिलेबस में दोस्तों दिए गए हैं। आप सिलेबस को रख कर हमेशा पढ़ेंगे कि सिलेबस में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न हैं, क्या क्या पूछे गए हैं, वो आप ज़रूर करिएगा। हमेशा अपने सिलेबस को अपने पास रखें पढ़ते वक्त। तो यहाँ भारतीय संविधान और लोक प्रशासन सुशासन से 10 प्रश्न इस सेट में दिए गए हैं, वो आप लोग देख रहे हैं। हम लोग प्रश्नों को
प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 भी दिया हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन है वो किस विद्वान का है वो आपको बताना है। तो विकास प्रशासन जो है एडवर्ड वीडनर का है, एडवर्ड वीडनर। उसके बाद है आपका प्रशासनिक विकास। प्रशासनिक विकास है F.W. रिंग्स। उसके बाद है नौ लोक प्रशासन। नौ लोक प्रशासन है इवाइट वाल्डो। फिर है तुलनात्मक लोक प्रशासन। अगर आप इसको नहीं भी जानते, जो बचा है वही इसका आंसर है, रॉबर्ट डॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा कुट के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसने स्थिति के नेतृत्व, व्यक्तित्व के नेतृत्व और कार्य के नेतृत्व के बीच भेद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉलेट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही ढंग से नहीं मिलाया गया। इसका आंसर है दोस्तों मुनी जो अनुशासन को दिखा रहा है, ये सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है। किस अधिनियम में किया गया है, तो ये अधिनियम है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए पहली बार उल्लेख किया गया है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा में 545 सदस्य हैं, उनमें 5 सदस्य अनुपस्थित हैं, 50 सदस्य मतदान में भाग नहीं लेते हैं, तो लोकसभा में किसी विधेयक को प्रभावी बहुमत से पारित करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो 245 सदस्यों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है, पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है। संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो किस संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, 42वां। बहुत सारे चीज़ इसमें हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। इसे आप लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इसे आप इस संविधान संशोधन को ज़रूर याद रखेंगे। पंथ निरपेक्ष शब्द किस में जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया। तो भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बना है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत की गई है, तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अशोक मेहता समिति की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। पहला दिया गया है 2 स्तरीय प्रणाली का सृजन। ये तो है, यहाँ कह रहा है अशोक मेहता समिति, पंचायती राज संस्था से संबंधित जो है अशोक मेहता समिति, उसने क्या क्या सिफारिशें की हैं वो पॉइंट दिया गया है कि कौन कौन सा उसमें पॉइंट शामिल है। तो 2 स्तरीय प्रणाली का सृजन अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया था, सही है। दूसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, ये भी किया गया है सिफारिश। तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं को कराधान की अनिवार्य शक्ति, ये भी किया गया है। फिर से चौथा है आपका पंचायती राज की गतिविधियों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, ये भी सिफारिश किया गया है। पांचवा है अधिक्रमण होने पर 1 वर्ष की अवधि के अंदर चुनाव कराए जाने की चाहिए, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा कुट के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अब आपका चौथा टॉपिक आ गया सिलेबस के अनुसार, इसके भी 10 प्रश्न हैं। आर्थिक एवं धारणीय विकास,
सभी लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, सिलेबस को रखकर आप उनको देखते चलेंगे। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वो यहाँ पे आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। जो प्रतिबंध हम दूसरे देश के साथ लगा रहे हैं आर्थिक संबंध के मामले में, उसको कम से कम करना ही हो जाता है वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। ये ऑप्शन जो आपका है सी, ये आपका सही हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं। कौन सा युग में सही सुमेलित है वो हमको, कौन सा सही सुमेलित है उसे हमको देखना है। पहला में है डो जोन्स, जी हाँ ये सही है। फिर है हैंग सेंग सियोल, ये सही नहीं है। फिर से है FTSE 100 लंदन, हाँ ये सही है। तो इसलिए कुट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। भारत में मौद्रिक नीति RBI के द्वारा बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। जब भी मौद्रिक नीति की बात आती है दोस्तों तो वो RBI के द्वारा ही बनाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति तो वित्त मंत्रालय करता है, इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। जो राष्ट्रीय आय है देश का वो होगा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है। कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो साक्षरता। प्रति व्यक्ति औसत आय, तो गरीबी रेखा के लिए ये तरीका उपयोग में किया जाता है। भोजन में कैलोरी भी एक मापक है गरीबी का, ACR भी है, ये तीनों तो है, लेकिन साक्षरता जो है वो गरीबी रेखा के लिए निर्धारित तत्व नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। जवाहर रोजगार योजना जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 आपका दिया गया है। ए में दिया गया है आपका भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम जो है वो कब स्थापित हुआ है, उसका वर्ष यहाँ पे दिया गया है, चुनकर आपको मिलान करना है। तो भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम जो है वो आपका 1995 में है, ये हो जाएगा आपका चौथा 1995। फिर आपका है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है IDBI, वो आपका हो जाएगा 1964। फिर है आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, ये सब आपका। इससे एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन रहा है दोस्तों कि आपको बहुत बार दे देता है IFCI का फुल फॉर्म बताएं, IDBI का फुल फॉर्म बताएं, SIDBI का फुल फॉर्म बताएं। तो यहाँ से आपका वो 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। तो तीसरा में दिया है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI जो है वो 1948 में बना है, स्थापित हुआ है। अब बच गया भारतीय लघु उद्योग विकास निगम। अगर आप 3 जान रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो आपका ये ऐसे ही आसानी से बन जाता है। SIDBI अब जो बचा है वो है 1990, यही आपका आंसर है। तो कूट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है। बाजार के अस्तित्व के लिए एक प्रमुख तत्व क्या है वो पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे दिया गया है, पहला में कर दरों में कटौती करना, दूसरा है सरकारी व्यय को बढ़ाना, तीसरा है उत्पादनों को समाप्त करना। तो कर दरों में कटौती करना है। अब यहाँ दिया गया है, आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त कार्यों में से कौन से राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माने जा सकते हैं। यानी कि जब आर्थिक मंदी आती है तो सरकार जो है
वो कौन कौन से कार्यों पे विचार कर सकते हैं। तो कर दरों में कटौती ज़रूर करेंगे, ये आपका सही है। फिर है सरकारी व्यय को बढ़ाना, ये भी सही है। आर्थिक मंदी जब आएगी तो राजकोषीय उत्पीड़न पैकेज में भाग लेने के लिए ये काम सरकार करने के लिए विचार कर सकती है। तीसरा दिया है उत्पादनों को समाप्त करना, ये बिल्कुल नहीं है, उत्पादन को समाप्त नहीं करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिया गया है 5वां टॉपिक सामान्य विज्ञान, कृषि तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इससे 15 प्रश्न है, यहाँ पे 15 प्रश्न आपके शामिल किए गए हैं। प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है आपका, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो निम्नलिखित में से क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। ये क्या होता है, डायरेक्ट जो ठोस वस्तु है, पदार्थ जो है वो द्रव ना बनकर डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस अवस्था को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन होते हैं। जब मोमबत्ती जलती है तो कौन सा परिवर्तन होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए, भौतिकी परिवर्तन। जी हाँ, बिल्कुल होता है। मोमबत्ती जब जलता है तो उसका रूप बदल जाता है। फिर दूसरा है आपका ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आविष्कार क्या क्या हुआ है और आविष्कारक कौन है उसके बारे में दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एक आविष्कार के बारे में ज़रूर पूछा जाता है जेपीएससी में। यहाँ आविष्कार है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने की? न्यूट्रॉन का जो आविष्कार किए हैं वो जे चैडविक हैं। फिर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक हैं जे थॉमस। प्रोटॉन है, प्रोटॉन के आविष्कारक हैं ई गोल्डस्टीन। परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक के हैं परमाणु नाभिक के आविष्कारक हैं ई रदरफोर्ड। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिजनों पर एक परत होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये जो परत होती है दोस्तों, ये मेलामाइन की होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलामाइन। आग जो बुझाते हैं जो भी कर्मचारी, उस पर एक परत होती है, कौन सी? तो मेलामाइन की एक परत होती है, वो अग्निरोधक होती है। नेक्स्ट है, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। बल को क्या करना है? घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्थैतिक पहले है, फिर सर्पी, फिर लोटनिक। यहाँ घटते क्रम में बोल रहा है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर लोटनिक सबसे कम। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा। पृथ्वी पर कितना होगा वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में 1/6वां भाग होगा। कितना होगा? 1/6वां भाग। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जेपीएससी में ही पूछे जाए, बहुत सारे आपके एग्ज़ाम हैं, हर तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज है वो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य विंग देखने के लिए वाहनों के पासों यानी साइड में लगा होता है?
दर्पण से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो लाइसोसोम को बनने के लिए कहाँ बनते हैं, ये गोल्जी उपकरण में बनते हैं। तो उत्तरदायी कौन है, गोल्जी उपकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बनता है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। तो कॉड लिवर तेल जो है दोस्तों, उसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और किस जीव से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये वो जीव है मछली। मछली जो है ऐसा जीव है जिसके कॉड लिवर में विटामिन डी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि जब किसी को विटामिन डी की अधिक आवश्यकता होती है तो कॉड लिवर तेल खाने की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में दोस्तों 70 से 80 बार धड़कता है। बच्चों का जो हृदय है ज़्यादा बार धड़कता है, वयस्क का 70 से 80 बार धड़कता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यहाँ ऑप्शन आपका दिया है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ, बड़ी ग्रंथि है। फिर है आपका, यकृत पित्तरस स्रावित नहीं करता, ये गलत है, यकृत से पित्तरस निकलता है। तीसरा है, पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, पित्त का रस ना रहे तो वसा का पाचन नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसका कह रहा है कि कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो 1 और 3 जो है वो आपका सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो नागफनी में तने में होती है, पत्तों में ना होकर कहाँ होती है, तने में होती है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होती है। नेक्स्ट है, नासा का न्यू होराइजन्स मिशन निम्नलिखित में से किसको अध्ययन से संबंधित है। ये संबंधित है दोस्तों कुइपर बेल्ट के पिंड से। ऑप्शन नंबर ए, कुइपर बेल्ट के पिंड से। नेक्स्ट है, किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों एवं समर्थताओं कैपेबिलिटीज़ को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिस्टम बोर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका छठा झारखंड विशेषांक है। इससे भी 10 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे दिया गया है। तो प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था। तो जयपाल सिंह का मूल नाम वेनन पाहन था। क्या था दोस्तों, तो वेनन पाहन। नेक्स्ट है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है वो रांची में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है झंझाइन लोकगीत। झंझाइन लोकगीत जो है वो किस अवसर पर महिलाएं गाती है। तो झंझाइन गीत जो है दोस्तों वो जन्म के समय महिलाएं गाती हैं, झंझाइन लोकगीत। ये झारखंड से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर अब हम लोग झारखंड से संबंधित 10 प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, माइका खान कहाँ पाई जाती है। ये तो सभी लोग जान रहे होंगे कि माइका खान झारखंड में कहाँ पाई जाती है। तो कोडरमा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा, माइका खान। नेक्स्ट है, किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की निवास करती है, कहाँ पे करती है, किस जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू जो है जिला, उसमें
सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 73%। झारखंड में खनिज भंडार कितने हैं? तो 73%। नेक्स्ट है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत दोस्तों 2009 में हुई थी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम जो है वो 1908 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? तो संथाली लिपि पहले नहीं थी, इसका आविष्कार अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो ओल चिकी का आविष्कार किए थे रघुनाथ मुर्मू जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बिहार प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था 1912 में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुविध प्रकृति के प्रश्न। इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसे सम्मिलित किया गया है यहाँ पे। तो देखिए प्रश्नों को। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो सिर्फ सदस्य जो है उसके उसी को वह ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट जो है दोस्तों वो UNDP के संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को अपदस्थ किसके द्वारा किया जाता है? मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को अपदस्थ राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट है, सुमेलित करने के लिए कहा गया है। सूची 1 में खिलाड़ी का नाम है, सूची 2 में खेल का नाम है। कौन खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं उसके बारे में आपको सही मिलान। तो देखते हैं दोस्तों, कोनेरू जो हम्पी है वो शतरंज से संबंधित है। फिर आपका है पीवी सिंधु जो है वो है बैडमिंटन से संबंधित। फिर आपका है अभिनव बिंद्रा जी जो हैं वो निशानेबाज हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। फिर है मैरी कॉम जी जो हैं वो मुक्केबाज हैं, बहुत बड़ी मुक्केबाज हैं, बहुत सारे इन्होंने मेडल जीते हैं, भारत के लिए गौरव की बात है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शिव थापा किस खेल से संबंधित हैं? तो शिव थापा जी जो हैं वह मुक्केबाजी से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? तो उत्तेजनशील स्थल जो माने जाते हैं वो है पूर्वी हिमालय, हाँ वो है पूर्वी घाट नहीं है। फिर है आपका पश्चिमी घाट, तो ये है। फिर है पश्चिमी हिमालय, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ फिर से आपका सुमेलित करने के लिए कहा गया है। यहाँ जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है मंडला में।
फिर आपका है बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान है शहडोल में। फिर है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में। उसके बाद आपका बच जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये है बस्ता में। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा पुट के अनुसार ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बाढ़ ज़्यादा कहाँ आती है? तो बाढ़ ज़्यादा बिहार में आती, मैदानी इलाका है इसलिए वहाँ बाढ़ भी ज़्यादा आती है। किस राज्य में आती है बाढ़? तो बिहार में। नेक्स्ट है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो उसका दिन है दोस्तों 21 दिन। 21 दिन के अंदर क्या करना है? जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता। नेक्स्ट है, नगरीकरण गलियारे संबंधित हैं। नगरीकरण गलियारे जो हैं वो नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा पुरस्कार दिया जाता है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, वो होता है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। कहीं कहीं कुछ मिस्टेक रहता है, प्रिंटिंग मिस्टेक लिखा हुआ, तो उसे आप लोग समझकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला? यानी कि 3 को मिला है और 1 को आपका यहाँ पे नहीं मिला है, उसे आपको खोजना है। तो सलमान रुश्दी जो है उनको मिला हुआ है, अरुंधति राय को भी मिला है, नायपाल को भी मिला है। विक्रम सेठ जो है इनको बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स। अब हम लोग देख रहे हैं 8वां टॉपिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। इससे 15 प्रश्न हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार है। तो प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा वो खिलाड़ी है दोस्तों? कमेंट में जाके हमें बताएं आप लोग। वो खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। कौन खिलाड़ी हैं वो? लियोनेल मेसी, जिसको बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? यहाँ पूछ रहा है भारतीय रेसर कौन है? तो वो है हुमैरा मुश्ताक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमैरा मुश्ताक। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इस क्रूज लाइनर का नाम है दोस्तों कोस्टा सेनेना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी ES-216S को मंजूरी दी है? इसका आंसर है दोस्तों चीन। ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम क्या है वो पूछा जा रहा है। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो किसे चुना है दोस्तों? AI को चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी।
नेक्स्ट है रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है। सबसे ऊंचा के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो बोलीविया है जहाँ पे परमाणु रिएक्टर सबसे ऊंचा स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो पहला राज्य वो है केरल, जहाँ पे हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI की शुरुआत की है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। नियुक्ति जो हुआ था वो कौन सुमेलित है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जो है मार्क रूट, हाँ जी हाँ ये है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई, ये भी हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली, इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं कि पूछा जा सकता है आप नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो मार्क रूट। तो इस तरह से यहाँ पर आपके 4 प्रश्न बनते हैं इस क्वेश्चन से। अगर ये प्रश्न आप कर रहे हैं तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न बन जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे जो मिलान किया गया है वो सही हैं, सभी की नियुक्तियां हाल ही में हुई हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा में ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का अब उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। किन्हें किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किस राज्य का सौरव गांगुली को, तो पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट और ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100वां क्वेश्चन है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 54वां जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 है वो गोवा में आयोजित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोगों ने शिवांगन पब्लिकेशन का जो बुक है प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 30 सेट दिए गए हैं, उसका पहला सेट आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। फिर हम लोग आएंगे लेके इसका पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट दूसरा, और शिवांगन का ही जो दूसरा पेपर दूसरा है हमारा पेपर नंबर 2 JPSC का, उससे भी रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो दूसरा चलेगा हमारा। पहला वो करा चुके हैं, फिर अब हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और हमारे चैनल पे जो भी व्यूअर्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमारा सेशन अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक हमें ज़रूर देंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। शिवांगन पब्लिकेशन का जो दूसरा सेट होगा पेपर 1 का वो हम कराएंगे, और अदर जो पब्लिकेशन के सेट हैं उससे भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है फाइटर झारखंड फाइटर, उससे जुड़कर वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं सेट को, प्रश्नों को। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।